नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज जींद में अखिल भारतीय महिला जनवादी महिला समिति का 12वां राज्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज सुभाषिनी सहगल यहां पर पहुंची हैं और कानपुर से पूर्व सांसद है। सुभाषिनी सहगल अली की बात करें तो हम जो सुभाष चंद्र बोस हैं, आज़ाद हिंद फौज में उनकी माताजी ने काम किया, लक्ष्मी सहगल, उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आज 12वां राज्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर आज आप जींद पहुंची हैं? ऐसा है कि हमारा जो संगठन है, सबसे पहले तो बता दें, ये एनजीओ नहीं है। ये एक संगठन है जो अपने सदस्यता हर साल करती है और उसी सदस्यता और लोगों की मदद से चलती है और लगातार आंदोलनों में रहती है। इस पूरे इलाके में कई आंदोलन हैं जिसमें हमारी महिला समिति ने बहुत आगे बढ़ कर के भाग लिया है। जैसे कि जो ये पहलवानों का सवाल था, जो महिला पहलवान है आपके हरियाणा की, और उनका जो धरना चला दिल्ली में, तो हम लोग लगातार थे। यहाँ से भी महिला आती थी, उनके साथ भी अरेस्ट भी हम लोग हुए थे और उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया। इसके अलावा जो एक संदीप सिंह हैं, जो मंत्री थे आपके हरियाणा में और खेल मंत्री थे, उनके ऊपर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। एफआईआर भी उनके ख़िलाफ़ हुई, लेकिन उस समय खट्टर थे, उन्होंने उनको हटाया नहीं, कुछ भी नहीं कार्रवाई की, जबकि एफआईआर आज भी लॉन्च्ड है उनके ख़िलाफ़। और हम लोगों ने लगातार जहाँ भी वो जाते थे उनके ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, ये सब की। और उसके बाद जब खट्टर हटे और ये नया मुख्यमंत्री बना, तो उन्होंने उसको मंत्रिमंडल में नहीं रखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। और जब इनकी जो सैनी हैं, इनकी पहली मीटिंग हुई थी रोहतक में आज से कुछ महीने पहले, तो हम लोगों ने जा कर के उनको घेराव भी किया था और उस महिला को सुरक्षा जो दी गई थी वो हटा दी गई थी, उसको फिर से वहाँ पर बहाल किया, लेकिन उन्होंने भी उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। तो हरियाणा में हम लोगों को बहुत सारे इसलिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो महिला उत्पीड़न के लिए ज़िम्मेदार लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनको संरक्षण देती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके ये राम रहीम जी हैं कि वो तो आरोपी नहीं हैं, उनको तो दंड मिल चुका है 2 मामलों में, हत्या का मामला और बलात्कार का मामला। और इसके बावजूद हरियाणा सरकार उनको लगातार पैरोल देती है, उनको अपने आश्रम में जाने देती है, प्रवचन करने देती है, और भाजपा के नेता उनके पास जाते हैं, उनके पैर छूते हैं और कहते हैं इलेक्शन में हमारी मदद करो। तो ये जो एक गठजोड़ है राजनेताओं का और लैंगिक अपराधियों का, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाले लोगों का, ये महिलाओं की स्थिति को और भी ज़्यादा ख़तरनाक बना रही है और भी ज़्यादा उनको न्याय से वंचित रख रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे संगठन के लिए है। इसके अलावा जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो उसमें भी हमारी महिला समिति बहुत सक्रिय थी। टोलों पर बैठना, टोलों पर धरना देना, और जो खाना बन करके जाता था उसमें सहयोग करना, खाने के लिए सामग्री जुटाना, तमाम तरह के इश्यूज़ हैं। एक इशू है कि कुछ लड़कियों ने एक गांव में धरना दिया था कि हमारे गांव में मिडिल स्कूल होना चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप पढ़ाते नहीं हैं, इतनी असुरक्षा का माहौल है। तो वो भी एक लड़ाई थी जिसमें हम लोग ने साथ दिया। दलित उत्पीड़न के मामले में भी हम लोगों ने कई आंदोलनों में भाग लिया है और ख़ुद भी पहल की है। जैसे कि मान लीजिए कोई दलित लड़की की नॉन दलित के साथ शादी हो जाती है और उनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ होता है, खाप के लोग भी फैसले लेते हैं, उसमें भी हम लोगों ने लगातार हस्तक्षेप किया है। खाप का आपने जिक्र किया, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो आज सम्मेलन किया गया है, इसमें कोई पीड़ित महिलाएं भी आएंगी? अब वो तो मुझे लगता है कि पीड़ित महिलाएं आएंगी और उनके साथ काम करने वाले लोग भी आएंगे। तो जो हमारे यहाँ के पदाधिकारी, आप उनसे बात कर लीजिए, तो उनसे फिर मुलाकात आप खापों का हम जिक्र करें तो खाप लगातार धरातल पर पंचायत भी कर रही हैं, सम्मेलन भी कर रही हैं। जो गांव में लड़की शादी करती है, समगोत्र में शादी करती है, आसपास गवांड में शादी करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं वाद विवाद बनता है, भाईचारा खराब होता है। खाप इसके विरुद्ध है कि गाँव में शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, आप बात जो कह रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ सबसे ज़्यादा, आपके गांव में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं जिनको ख़रीद करके शादियां की गई है। तो अगर लड़का किसी से भी शादी करता है तो भाईचारे को कोई असर नहीं पड़ता है, गांव में कोई गड़बड़ नहीं होती है।
नहीं, लड़के अरे रुक जाइए, आपके हर गांव में ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जो बंगाल से आई हैं, त्रिपुरा से आई हैं, गरीब हैं, उनकी जात क्या है, उनका घराना कौन है, किसी को नहीं पता। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपका सेक्स रेशियो अच्छा नहीं है, आपका लड़कों का अनुपात लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा है, और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनकी आसानी से यहाँ शादी नहीं होती है, इसलिए आपके यहाँ से बहुत सारे लड़के दूसरे स्टेट से लड़कियों से शादियां करते हैं। आपके यहाँ जो केरला की नर्सें हैं, लेकिन वो पढ़ी लिखी हैं, उनका उत्पीड़न नहीं हो पाता, लेकिन वो भी कई कई आपको मिलेंगी। तो ऐसी शादियों से कोई भाईचारे पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी शादियों से कोई भी गड़बड़ नहीं होती है। जबकि ऐसे भी केस हैं, और आप लोग जानते हैं कि एक लड़की के साथ 3-4 भाई एक तरह से उसको शेयर करते हैं, और जब उससे वो लोग वो हो जाते हैं तो दूसरे के यहाँ उसको भेज देते आपके हैं। पास कोई मामला सामने आया मैम? बहुत मामले हैं, आपके यहाँ सरकार के मामले निकाले हैं, आपके यहाँ रिसर्च हुआ है इस पर। उनके बच्चों को जो उनके घर के लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको शेयर नहीं देते। ये तो हरियाणा में तो पूरी की पूरी सर्वेस हुई हैं इसकी। लेकिन चूंकि आप लोग और खाप और तमाम समाज जो पुरुष प्रधानता है और उसके तहत जो कुछ चलता है उसको गलत नहीं समझते हैं। लेकिन अगर कोई महिला आगे बढ़ कर के अपने जीवन के बारे में कोई फैसला लेती है तो उसको मारना, उसके परिवार को मारना, ये एक आम बात हो गई थी। अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कम हुआ अब भी मैम। होता है। जैसे मैं गांव में बात कर रहा हूँ कि गांव में जो शादी होती है, समगोत्र में शादी होती है, उसको आप जायज़ ठहराती हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं संविधान को जायज़ ठहराती हूँ। हमारे देश का संविधान कहता है कि जिसके 18 साल पूरे हो गए हैं उसको पूरा अधिकार है अपने फैसले को लेने का और शादी करने का। मैं समझती हूँ ये हमारा बुनियादी अधिकार है, मैं इसके साथ खिलवाड़ करने के पक्ष में नहीं हूँ। महिलाओं की बात की, महिला उत्पीड़न की बात की, जैसे आपने कहा कि संविधान को मानते हैं, जैसे कानून में बताया गया 18 साल होने के बाद लड़की अपना फैसला ले सकती है। और ज़्यादातर मामले आप देखेंगे तो लिव इन रिलेशन के बाद हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, लड़का लड़की की हत्या कर देता है। आजकल आपने भी देखा होगा, 2-3 महीनों से ट्रेंडिंग चली हुई है, महिला अपने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या कर देती है, लगातार रोजाना न्यूज़ आती है। ठीक है, कितनी महिलाओं ने प्रेमी के साथ मिलकर के पति की हत्या की है साल में हिंदुस्तान भर में, और कितनी महिलाओं की हत्या उनके पति और ससुराल वालों ने की है। एक केस अभी आया है, आता है और थोड़ा सा लिख कर के छोड़ देते हैं कि एक महिला को उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसको मार डाला, और पहले से उन लोगों ने योजना बनाई थी, एक बड़ा गड्ढा खोद रखा था, उसी में उसकी लाश को डाल करके उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया। कितना छप रहा है, कितने टीवी के कितने घंटे इस पर आ रहे हैं, ये तो एक आम बात है। लेकिन मैं नहीं कहती महिला को ऐसा करना चाहिए, लेकिन कुछ उसका प्रपोर्शन भी तो होना चाहिए। एक साल एक अभी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके हिसाब से पिछले मेरे ख्याल से 5 सालों में करीब 600 पतियों की हत्या हुई है। सारे पतियों की हत्या पत्नियों ने नहीं की है, लेकिन वो भी मान लीजिए तो हर 2 दिन में नहीं, 5 साल में 600, तो आप समझिए। और जो महिलाओं की हत्या होती है वो साल में 1000 से ज़्यादा है। तो कोई अनुपात भी तो देखिए। आप जब कहते हैं और लोग जो एक प्रचार कर रहे हैं कि अब तो महिला उत्पीड़न की बात खत्म हो गई, अब तो महिलाएं ही उत्पीड़न कर रही हैं, तो ये बात पुरुष आयोग की भी मांग होती है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। पूरी बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल बकवास है। और ये उसी तरह की बात है कि जैसे ये होता है कि दलित अब फॉल्स केस लगा रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कुछ लगाते होंगे, लेकिन अधिकतर क्या होता है, नॉर्म क्या है। अभी मैं देख रही हूँ कि इटावा में कोई कथावाचक गया, उसने कुछ नहीं अपना नाम वाम छुपाया हुआ था, वो तो हमारे कानपुर का, ये सब लोग जानते हैं वो कौन है। उसको आपने इनवाइट किया, सबके सामने आपने उसकी जात पूछी। अगर वो जात को छिपा रहा था तो अपनी जात क्यों बताता। उसने कहा मैं यादव हूँ। फिर आपने उसका सर मुड़ा दिया, आपने उसके सर के ऊपर पेशाब डाला, और अब वहाँ की ऐसी मनुवादी सरकार है कि उसके और उसके साथियों के ऊपर केस चलाया जा रहा है। तो इस पर कितना आप बोलेंगे, इस पर समाज कितना बोलेगा। लेकिन कहीं कोई फॉल्स केस हो गया, उसको आप बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। तो जो समाज में वर्चस्व रखता है उसकी तूती बोलती है, जो समाज में वर्चस्व रखता है उसकी बात को लगातार परम सत्य माना जाता है। और जिनकी आवाज़ आज तक सुनी नहीं गई,
चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो गरीब हो। आपके यहाँ गरीबों के साथ क्या होता है? ये मनेसर है, वहाँ पर जो मारुति की फैक्ट्री है, कोई एक भी कानून वहाँ लागू हो रहा है? ये तो आपके ही गांव के लड़के हैं, सब जातियों के हैं। आपके तो पूरे गांव को उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो गरीब लड़के हैं। कितना उत्पीड़न उनका हुआ है। पूरे देश में इस तरह से श्रम कानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ है जैसे कि मारुति फैक्ट्री में हुआ है। आपने तो मेरा ये कहना है कि मीडिया के लोगों से भी कि जो वर्चस्व में रहते हैं, अगर उनके साथ अन्याय होता है, निश्चित रूप से आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लेकिन आपको इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए कि जैसे अब जो पीड़ित लोग हैं वही दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और उनके ऊपर होने वाला अत्याचार ज़्यादातर खत्म हो महिलाओं जाए। की देखते हैं तो शादी के बाद लिव इन में रहने के बाद मतलब अपने प्रेमी के साथ पति की हत्या करते हैं। लिव इन ठीक है, शादी के बाद लिव इन ठीक है? कितने और कितने पति भी, लड़के भी कर देते हैं उनके साथ। भाई दोनों तरफ से होता है ना। गलत तो दोनों है। अब तो मैं ये कह रही हूँ, वो जो गलत है उतना करिए, लेकिन इसको आप ये मत कहिए कि ये अब आज एक नया वो है कि अब यही हावी है। ये हावी नहीं है, आज भी महिला उत्पीड़न ही हावी है। आपके हरियाणा में मैं समझती हूँ 75% केसेस की रिपोर्टिंग नहीं होती है। आप लोग इस बात की चिंता नहीं कर रहे हो कि थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, लेकिन अब आपका जो सेक्स रेशियो है वो फिर बहुत बिगड़ रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है हरियाणा का सेक्स रेशियो। यानी भ्रूण हत्या, महिला भ्रूण हत्या, तो इस पर चिंता होनी चाहिए ना। ये बात मैं कह रही हूँ। बहुत जल्दी हम पीड़ित पक्ष के साथ चिंताओं को अपनी छोड़ देते हैं और उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि अब तो ये पीड़ित नहीं, अब तो ये दूसरों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये गलत है। आपने हरियाणा की बात करी और जींद की बात करें तो जींद आंदोलन की धरती माना जाता है। जब भी कोई देश में आंदोलन होता है जींद की भूमिका मानी जाती है, और खापलैंड भी जींद को कहा जाता है क्योंकि अधिकतर खापे जींद में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। लेकिन अब हरियाणा की छवि की बात करें तो हरियाणा में लड़कियां मेडल लेके आ रही हैं, पढ़ाई की बात करें तो यूपीएससी क्लियर कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है सेक्स रेशो में भी। मैम लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। सेक्स रेशियो गिर रहा है आपका सेक्स रेशियो बिगड़ रहा है। और ये पहलवानों के साथ जो बदतमीजियाँ हुई, उसके बाद बहुत से परिवार अब अपनी बेटियों को इस तरह से स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने में भी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। ये भी बात है। इसलिए न्याय के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात है। अब जींद के अंदर मैं आपको बताऊं, सबसे बढ़िया जो किसानों के लिए खुला ढाबा या जो उनके लिए खाने का इंतज़ाम हुआ, वो आपके जींद के ही हाईवे के ऊपर हुआ। मैंने वहाँ जाके देखा, मैंने वहाँ खाना भी खाया। और वहाँ क्या था, जब आंदोलन में थे लोग, इसको इतना हाईलाइट नहीं किया जितना करना चाहिए था। हर गांव के हर घर से रोटी आती थी, कोई नहीं पूछता था कि इस रोटी को बनाने वाले की जात क्या है। तो जब हम एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहे थे तो हमने जात पात और इन सारी चीज़ों को भुला दिया। लेकिन जैसे ही आंदोलन ख़त्म होता है तो हम फिर उन तमाम जो छोटे छोटे, जिसको कहना चाहिए छोटे छोटे दरबे हैं, उनमें फिर चले जाते हैं और एक दूसरे से, क्योंकि जो नफ़रत समाज के अंदर फैलाई जाती है उसके बहुत जल्दी हम शिकार बन जाते हैं। मैम आप महिला आयोग की पूर्व में अध्यक्ष भी रही हैं, सदस्य रही हैं सॉरी, तो ज़्यादातर मामले कैसे आते हैं उत्पीड़न के? मतलब शिक्षा की कमी रहती है या मतलब क्षेत्रवाद में किसी विशेष जाति का दबदबा रहता है, धर्म का क्या कांड रहते हैं? देखिए, मैं तो थी बहुत दिन पहले, 1990 में थी, लेकिन ज़्यादातर तो उत्पीड़न के केसेस आते थे। जो ये घरेलू हिंसा है और ये अंतर्जातीय विवाह को लेकर के हिंसा है, इसके तो बहुत सारे केसेस आते थे। इसके साथ साथ दंगों में जिस तरह से जो अल्पसंख्यक महिलाओं के ऊपर हमले होते थे, उनके भी केसेस हमारे पास आए। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आते थे। आदिवासी महिलाओं के बहुत सारे केसेस आए कि उनके साथ कैसे जो वन विभाग के लोग हैं वो किस तरह से उनका उत्पीड़न करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, उनकी ज़मीनों पर किस तरह से कब्ज़ा करने के लिए महिलाओं को टारगेट किया जाता है। और जब वो टारगेट होती है तो पूरा समाज डर जाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो ये सारे मामले आते थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब ये सारे मामले बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए कि उस समय भी हम ये नहीं कहते कि उस समय की सरकारें बहुत अच्छी थीं और न्याय प्रेमी थीं। उस समय भी जो ताकतवर होते थे उनकी मदद होती थी, लेकिन जिस तरह से खुले रूप में आज अपराधियों का साथ
ख़ास तौर से भाजपा की सरकार दे रही है, लेकिन भाजपा ही नहीं और भी दे रही हैं, इससे उनके हौसले बहुत बढ़े हुए हैं। आप वो जो हमारे यहाँ के एमपी हैं, जो ये कुश्ती वाले उसके हेड थे, आप उनके बयान देखिए किस तरह के वो बयान देते हैं। और उनका जब टिकट कटा नहीं, टिकट उनके बेटे को दे दिया गया, तो जब बेटे से पूछा गया पोस्को भी पीछे हट गया, पोस्को क्या? केस लगा हुआ था उनके ऊपर, क्या पोस्को। नहीं नहीं, तो केस कैसे पीछे होता है आपको मालूम नहीं है? ये तो कोई केस लड़ता है इस देश में, यही बहुत बड़ी बात है। इतना दबाव बनता है एक परिवार के ऊपर केस को वापस लेने का, कि कोई गरीब कोई कमज़ोर केस लड़ता ही है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिलता है। मैं गई थी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब बिल्किस बानो के मतलब हत्या, जो उनके परिवार के हत्यारे और दुष्कर्म करने वाले लोग थे, जब वो छोड़े गए, तो मैं गई थी सुप्रीम कोर्ट, और भी लोग गए थे उनको वापस जेल भेजने के लिए। और मैंने देखा 1.5 साल 2.5 साल लग गए उनके वापस जेल जाने में। और बड़े बड़े वकील उनके पक्ष में खड़े होते थे, कम से कम 12-14 वकील, और उसके साथ साथ एडवोकेट जनरल, अटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ गुजरात, सब आते थे हरिंग में। किसके लिए आते थे? पीड़ित पक्ष के लिए नहीं, उन बलात्कारी हत्यारों के पक्ष में आते थे। तो कोई लड़ता है न्याय के लिए, यही बहुत बड़ी बात है इस देश में, वो बहुत सराहनीय है। कितने लोग मदद करते हैं, कितने लोग उनका साथ देते हैं। ज़्यादातर तो बहुत जल्दी उनकी बात को बिल्कुल वो कर दिया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है अपने हाल पर। कोई जा कर के देखता नहीं है कि वो कैसे जी रहे हैं, किन हालात में जी रहे हैं, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। जी, हम मैम जींद की बात करें तो यहाँ से चंद दूरी पर महिला थाना है जींद में, और ज़्यादातर आजकल देखेंगे तो ज़्यादातर दहेज के केस सामने आ रहे हैं। कोई भी मामला होता है तो दहेज का केस लगा देते हैं, लेकिन बाद में जांच के दौरान पता चलता है मामला कुछ और आता है। आप मानते हैं कि दहेज आज भी मतलब लिया जाता है, या कुछ मामले सामने आ रहे हैं? जैसे ज़्यादातर तो केस रजिस्टर ही दहेज के नाम पर होते हैं। देखिए, दहेज, चूंकि दहेज दिया जाता है और लिया जाता है, इसलिए जब घरेलू हिंसा होती है, घर में मारपीट वगैरह होती है, इसलिए चूंकि 498A है, इसलिए ये तरीका होता है कि उसके अंतर्गत वो फाइल हो जाता है। वरना तो अगर आप केवल हिंसा की बात करेंगे तो कोई आपकी बात को सुनेगा नहीं। तो ये भी बात सही है कि अब जो दहेज का सिस्टम है वो पहले के सिस्टम से बहुत ज़्यादा भयानक है। पहले तो ये बहुत कम में, ख़ास तौर से जो पिछड़ी जात के लोग हैं, जो दलित जात के लोग हैं, जो किसान परिवार के लोग हैं, यहाँ आर्य समाज का भी बहुत ज़ोर था एक ज़माने में, तो बहुत कम खर्चे में लड़कियों की शादियाँ हो जाती थी। 2-4 जोड़े कपड़े के, एक पलंग, वो ससुर के लिए हुक्का, मतलब ये 4-5 चीज़ें होती थी और शादी हो जाती थी। जब से ये पूरा जो विज्ञापन का जगत है, टीवी पर जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, इससे जो दहेज के सामान की मार्केटिंग हो रही है, हम लोग उस रूप में उसको देखते नहीं हैं कि किस तरह से जो बाज़ार की ताकतें हैं वो किस तरह से लोगों के दिमाग में भर रही हैं कि ये नहीं दिया तो लड़की तो दुखी होगी होगी, सास को ये नहीं दिया तो दुखी होगी, अगर 4 पहिया वाहन नहीं दिया तो तुम्हारी बेटी का सम्मान नहीं होगा। तो ये जो पूरा दहेज का इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रचार हो रहा है और पूरा मार्केट उसी पर चल रहा है, तो लोगों की नीयत भी ख़राब हो गई है, लोगों के अंदर लालच भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सब आपसे कहेंगे भाई हमने तो कुछ लिया नहीं, हमने तो कुछ मांगा नहीं, अब उन्होंने दे दिया तो हमने ले लिया, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन उसके बाद ये भी हम जानते हैं कि पहले तो जो भी तय हो जाता था शादी हो जाती थी, लेकिन अब तो ये जिसको कहते हैं ना, बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट होता है, एक बार दिया तो वो एफडी है, उसके बाद किसी की ननंद की शादी हुई तो दो, सास मर गई तो तिरही में दो, मतलब कोई ये मामला रुकता नहीं है, डिमांड्स बढ़ती चली जाती हैं और उसकी वजह से घर के अंदर कलह भी बढ़ती है। वो लड़की भी सोचती है कि मेरे माँ बाप आखिर कहाँ तक देंगे। तो ये जो एक समाज की बुराई है, और ये भी बात सही है कि जो लड़के वाले हैं वो लड़की वाले भी तो हैं। वो जब लड़की
कि ससुराल वो सब करती है तो उनको बहुत बुरा लगता है, जब वो करते हैं तो उनको बुरा नहीं लगता है। तो ये समाज के अंदर कला की बहुत बड़ी जड़ बन गई है। ये जो हवस, ये जो लालच कि हम ये सब प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी है नहीं, कहीं कोई दूसरा रास्ता है नहीं, तो यही तरीका है कि ससुराल वालों को दबाओ और जो कुछ हमको लेना है उनसे हम लें। बात करेंगे मैम, ये मोबाइल है, मोबाइल आने के बाद और महिलाओं की आज़ादी की बात करें तो इंस्टाग्राम पर आप भी रील देखती होंगी मैम, लगातार जो पुरुष वीडियोज, क्या देखते हैं इसमें? हाँ, व्यूवर्स महिलाएं पुरुष क्या हैं। लिखते हैं? महिलाएं कितनी आज़ाद होंगी उसको आप छोड़ दीजिए। पुरुष इस पे 90% पॉर्न देखते हैं, ये रिसर्च हुई है। और पॉर्न देखने के बाद फिर क्या करते हैं? पूजा करके अपने घर में सो जाते हैं? नहीं। मैं उस केस में भी गई थी जिसमें एक आईएएस अधिकारी की लड़की की जो वो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे बीजेपी के अध्यक्ष का बेटा चंडीगढ़ के अंदर। और जब तक हम लोग लड़े नहीं तब तक ये था कि सीसीटीवी सब खराब थे। जब लड़ाई हुई तो सीसीटीवी कैमरा ठीक हो गए और उसकी शक्ल आ गई। वो क्या क्या करते थे वो लड़के, आप देखिएगा। जितने ये गैंग रेप्स हो रहे हैं इसमें दारू और पॉर्न बहुत बड़े फैक्टर्स जो हैं। ये रील्स आती हैं हाँ, लगातार, गंदी, अंध कपड़ों से गंदी, बनाते हैं, गंदी, गलत है गंदी मैम, बात। मानते हैं आप गलत है? हाँ, जो लड़कियां रील्स बनाती हैं, रील्स है नहीं, ये तो पोर्नोग्राफी एक इंडस्ट्री है। ये तो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स और वो सब इस पे भरे जाते हैं। इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, आप मानते हैं? भाई इसमें आप इस चीज़ पर तो पाबंदी नहीं लगती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोच में क्या है। आप भी हमसे पूछते हो, लड़कियां ये देख रही हैं, लड़कियां ये कर रही हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के क्या देख रहे हैं, लड़के देखने के बाद क्या कर रहे हैं, इस पर आपको कोई दिलचस्पी आज मैं नहीं है। सुबह का जिक्र करूंगा मैम। सुबह में एक मेरे सामने न्यूज़ आ गई, जैसे बॉलीवुड में एक्ट्रेस होती हैं, गाड़ी से उतरती हैं, उनके कपड़े इतने छोटे थे, वो कैमरा रिकॉर्ड करते हैं तो वो अपने आप को अनसिक्योर फील करती है। तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में मैं गया तो लोग कह रहे थे ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं कि वो आप। ठीक है, अब वो कपड़े ऐसे क्यों पहनती है, ठीक है, लेकिन आप पॉर्न क्यों देखते हो, इसका भी कोई जवाब लड़कों से पूछता है? जी। आपको मालूम है रेप सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है? वो जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस छोटे कपड़े पहने उसके साथ नहीं होती, वो सुरक्षित है। वो जो आपके गांव की गरीब महिला है जिसका यहाँ तक का घूंघट है, सबसे ज़्यादा रेप उसके साथ होता है। वो छोटे कपड़ों की वजह से नहीं होता है, उसके चरित्र के बारे की वजह से नहीं होता है, हवस की वजह से होता है। तो तमाम सवालों को लेकर मैडम ने जवाब दिया है। और हम बात करेंगे मैम, बंगाल में एक गैंग रेप का मामला सामने आया लॉ स्टूडेंट के साथ। बहुत ही चिंताजनक है। देखिए मैं आपको बता दूं, बंगाल में 2011 से पहले जब लेफ़्ट की सरकार थी, आप लोग गूगल करके देख भी सकते हो, उस समय ये कहा जाता था कि कलकत्ते शहर से ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह है नहीं पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए। और इस तरह के हादसे, हम ये नहीं कहते वहाँ होते नहीं थे, होते थे, लेकिन जिस तरह से बाद में इनका एक सुनामी आ गया वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार का रुख क्या होता है। अगर सरकार जो अपराधी है उसके प्रति नर्म रवैया अपनाती है और महिला के लिए न्याय का रास्ता बहुत कठिन कर देती है, तो निश्चित रूप से अपराधियों के हौसले और भी ज़्यादा बुलंद होते हैं। आप देखिए, जो इस टीएमसी की सरकार आने के बाद एक पार्क रोड या पार्क लेन, आई एम नॉट श्योर, वहाँ के एक रेप की घटना हुई, गैंग रेप की। और उस समय जो महिला मुख्यमंत्री थी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं। उसके बाद वो महिला और उसके साथ महिला संगठन सब जुट कर के लड़े और उसके बाद उसको न्याय मिला। लेकिन निश्चित रूप से अगर सरकार का ये रुख रहेगा तो रेप के केसेस बढ़ेंगे, और ख़ास तौर से जो अपने आप को सरकार के करीब समझते हैं उनके तो हौसले बहुत ही ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे कि हमारी सरकार है, कुछ नहीं होगा। और लगातार बंगाल में बहुत बुरे हादसे हुए हैं। अभी आपको मालूम है 3 महीने पहले एक हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ, पहले तो डिनाई किया सरकार ने, रेप नहीं हुआ, लेकिन उसकी लाश मिली। उसके बाद जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, जो और तमाम लोग हैं, उनको सबको हटा करके एक जो आदमी, मैं नहीं कहती वो अपराध में शामिल नहीं था, हो सकता शामिल था, लेकिन उसको एंट्री वहाँ मिलती थी उस जगह में,
वहाँ के प्रशासन की वजह से, वरना वो वहाँ पर आ नहीं सकता था, उसको शायद वहाँ रहने की जगह भी मिली थी। और कितना आंदोलन करना पड़ा, कितने लाखों लोगों को सड़क पर धरना देना पड़ा, पूरे देश के जूनियर डॉक्टरों ने हड़तालें की, तब जा कर के आप सोचिए उस मामले में थोड़ा सा, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा न्याय उस महिला और उसके परिवार को मिला। ये सब करने के बाद अब देखिए दूसरा कांड हुआ है, और इसमें भी एक लॉ पढ़ने वाली लड़की है, लॉ कॉलेज में पढ़ती है, वो एक स्टूडेंट्स की मीटिंग या कुछ उसके शिक्षा के जा रही थी, 7:30 बजा था, 7:30 बजे का टाइम भी कोई ऐसा टाइम नहीं होता, और 3 लोगों ने उसको घसीट के गार्ड रूम के अंदर से ताला लगा लिया। अब गार्ड रूम के गार्ड कहाँ थे, किस तरह के गार्ड हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और वहाँ उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी वीडियो खींची गई, और वो जानती थी उन तीनों को। उनमें एक छात्र नेता भी था जो शासक पार्टी टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ था, उसका मेंबर भी था, दूसरे भी उसके साथ ही रहे होंगे। और वो जब गई घर, उसका वीडियो भी इन लोगों ने बनाया था, तो खैर उसने फिर फैसला किया और उसने फिर एफआईआर लिखाई, और वो चूँकि इतना ये तुरंत मामला आ गया तो वो गिरफ़्तार भी हो गए, लेकिन टीएमसी को भी कहना पड़ा कि मैंने उसको निकाल दिया है। मैं नहीं मानती है कि ये पहला कांड है जिसमें ये आदमी शामिल है, ये पहला कांड है जिसमें वो पकड़ा गया है। तो पकड़ा गया तो पार्टी से निकाला गया, लेकिन राजनीतिक दल इस तरह के लोगों को अपने दलों में रखते क्यों हैं, बुलाते क्यों हैं, प्रश्रय क्यों देते हैं, नेता क्यों बनाते हैं, ये भी एक बात हम लोगों को पूछना चाहिए। हरियाणा में हम लोग थक गए, कोई तैयार नहीं खट्टर से पूछते कि भाई संदीप सिंह के खिलाफ आप कुछ करते क्यों नहीं हो। आज भी वो, मतलब मंत्री तो नहीं है, लेकिन आज भी वो आज़ाद घूम रहा है, क्यों? जी, आप महिला हैं और पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं कानपुर से। हरियाणा की बात करें तो आपने कहा कि संदीप सिंह के खिलाफ ज़्यादातर महिला विधायक भी बनती है, मंत्री भी बनती है, लेकिन वो मंत्री विधायक बनने के बाद सवाल जवाब नहीं करती। देखिए, कोई, मैं तो कह रही हूँ आप भी नहीं करते हैं। इस समय तो जो लोग शासन कर रहे हैं उन तो सवाल कोई भी नहीं। हमने सवाल किया मैम, आपने संदीप मुझसे सवाल बहुत सारी औरतों के बारे में ही किया। मैं आपसे ये कह रही हूँ, बहुत से लोग इस देश में शासकों से सवाल करने में डरते हैं, और मेरे ख्याल से ये डर बढ़ भी रहा है। वो एक बात है। जो महिलाएं ज़्यादातर, सबकी बात मैं नहीं करूँगी, किसी पार्टी पर आश्रित होकर के विधायक या सांसद या पार्षद बनती हैं, तो उनको भी एक तरह से थोड़ा डर लगता है कि हम ज़्यादा बोलेंगे तो मेरा टिकट कट जाएगा, आगे के लिए मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। ये भी बात सही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महिलाओं की लड़ाई में महिलाएं बहुत आगे आती हैं और लड़ती हैं, आती हैं आगे, हम लोग आते हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो आते हैं, लेकिन ये लड़ाई तो समाज की लड़ाई है ना। आप, ये जो महिला है वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, दोस्त भी है, और भारत की नागरिक भी है। तो किसी ये सोचना कि ये महिलाओं की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है, समाज को सुधारने की लड़ाई है। अभी जब बंगाल में हुआ, अब वो कह रहे हैं कि हाँ ये हमारी पार्टी में था, अब हमने उसको निकाल दिया। तो हम लोगों का सवाल है, क्या आप कैसे लोगों को अपनी पार्टी में रखते हैं? और अगर ये पकड़ा नहीं जाता, क्या इसके पहले इसकी हिस्ट्री निकाल करके देखिए, कोई आदमी देखिए इतनी जल्दी अपने ही कॉलेज की किसी एक लड़की के साथ गैंग रेप नहीं करता, जब तक कि उसको मालूम ना हो कि हाँ मैं कुछ हूँ, और पहले भी उसने न किया हो शायद। तो ये सारी बातें हैं जिससे मुझे लगता है कि महिलाओं की स्थिति बिगड़ रही है, और भी कारण हैं, सिर्फ ये जो पॉलिटिशियंस या पॉन देखने से नहीं। आज आप देख रहे हैं कितने सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 में, तो बीजेपी शासित राज्यों में 89,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो लड़कियों को पढ़ाना और भी महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा तो लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाएगी, उनको फिर पढ़ाया नहीं जाएगा, लड़कों को ज़्यादा इसका वो मिलेगा। जब लड़की का स्कूल दूर चला जाएगा, कहते हैं मर्ज कर रहे हैं, तो फिर दूर भेजेंगे नहीं पेरेंट्स। तो शिक्षा के ऊपर पिछले 10 सालों में विपरीत प्रभाव पड़ा है। हम देख रहे हैं बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस, हम देख रहे हैं लड़कियां इतना अच्छे नंबर लेकर के आ रही हैं, ठीक है, लेकिन वो एक हमारे समाज का कितना बड़ा हिस्सा है।
जो इन चीज़ों तक पहुंच सकता है। बाकी जो हमारे समाज में 60% लोग हैं, 50% लोग हैं, उनके बच्चों की शिक्षा का क्या हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं और उसका भी बहुत विपरीत असर महिलाओं का और लड़कियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हमारे यहाँ अनीमिया की शिकार महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। तो ये सारी बातें हैं कि जो महिलाओं का उत्पीड़न है वो केवल और केवल हिंसा के माध्यम से नहीं, वो सरकारी नीतियाँ जो गरीब विरोधी हैं, और चूंकि गरीब विरोधी हैं इसलिए महिलाएं सबसे ज़्यादा गरीब हैं, सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर असर पड़ता है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और नज़दीक ही मेरा गांव है, यहाँ से महज 2 किलोमीटर मेरा गांव है। और आपने खापों का भी जिक्र किया, और खापों का जिक्र किया तो मैं आपसे सवाल करना यही चाहूँगा। ज़्यादातर आपने कहा कि 18 साल के बाद लड़की आज़ाद है अपनी आधिकारिक शादी करने के लिए, अपने फैसले लेने के लिए, लेकिन जो एक लड़की कम उम्र में भाग के शादी करती है उसका इफेक्ट पूरे गांव में पड़ता है, आसपास के माहौल में पड़ता है। दूसरे माँ बाप सोचते हैं कि अपनी बेटी की जल्दी शादी कर दे, कहीं ना कहीं ये भी ना भाग जाए, ये ऐसा मतलब सोच ठीक है, रहती वही है। सोच है, इस सोच का मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन एक लड़की को 18 साल के बाद पूरा अधिकार है शादी करने का, ये मैं जानती हूँ। आप अपने बच्चों की परवरिश ठीक ठाक करिए, आप बच्चों से बातचीत करिए, आप बच्चों से दोस्ती करिए, आप बच्चों को ये पूरा कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो आपके साथ खुल कर के बात कर सकते हैं। वरना हो क्या रहा है, जिसकी चिंता है मुझे भी, कि एक लड़की जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको लगता है कि मुझे प्यार होगा, तो चूंकि उसके प्यार को कोई जगह नहीं मिलेगी, माँ बाप का प्यार नहीं सुन तो लीजिए, तो वो भाग जाती है। नहीं तो दूसरे देशों में क्या होता है, आज के दूसरे समाज में भी क्या होता है कि जैसे हम पढ़ते थे, हमारी दोस्ती लड़कों से होती थी, बहुत दोस्ती होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस लड़के से दोस्ती हुई उसके साथ मैं भाग जाऊं, क्योंकि हमारे घर में माहौल था, हमारे परिवार में माहौल था कि आप दोस्ती कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, लड़के भी हमारे घर आ सकते हैं, हम भी उनके घर जा सकते हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम भी मिलता है लोगों को स्टडी करने का, लोगों को जानने का, पहचानने का। हमारे यहाँ क्या है, एक लड़की को किसी ने देख लिया किसी लड़के के साथ बातचीत करने के लिए, उसकी बदनामी शुरू, तो वो सोचती है भैया चलो इससे अच्छा कि अगर भागने को तैयार तो भाग लो। मतलब मैं कह रही हूँ, बदनाम भी महिला ही करती है ज़्यादातर गाँव में देखते हैं। अरे मैं कह रही हूँ कोई भी करता हो, लेकिन ये हमारे समाज की वीकनेस है। लेकिन आपको मालूम नहीं है क्यों, आप मुझसे पूछिए ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता क्या है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को ज़िंदा रखना और उसको मजबूत बनाए रखना। और अगर लड़कियां अपने मन से शादी करेंगी, लड़का किसी से भी शादी करता है, लेके आता है, उससे उसके बच्चों की जात नहीं बदल जाती। लेकिन अगर लड़की अपने से नीचे जात की या दूसरी जात करती है तो उसके बच्चे किस जात के होंगे। तो लड़कियों की आज़ादी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती है, इसलिए पूरा समाज इतना उसको बुरा समझता है। उसको बुरा समझना ही है, और मैं कहती हूँ वर्ण व्यवस्था बुरी है, जाति व्यवस्था बुरी है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। माँ बाप सपने देखते हैं, बच्चा बड़ा होगा और उसकी शादी के सपने भी देखते हैं। आप भी एक माँ हैं और मैं आपने नहीं कोई सपना देखती इस तरह का। जी मैं ये कह रही हूँ आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनकी खुशहाली का सपना देखिए, उनको कंट्रोल करके रखने को। कैसे माँ बाप हैं आप, अगर आप अपनी बेटी की हत्या कर सकते हैं? क्या है, कहाँ गया आपका प्यार? मैं तो नहीं कर सकती हूँ अपने बच्चे की हत्या। तो ये बातें सब कहने में बहुत अच्छी लगती हैं। हमारे घरों की स्थिति बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। अगर कोई ससुर अपनी बहू के साथ बलात्कार करके उसको मार डालता है, तो ये भी तो हमारे ही परिवार और हमारे घर की कहानी है। उनकी तो शादी तय हुई थी, आपस में माँ बाप ने तय की थी, वो भाग के नहीं शादी की थी उन लोगों ने। तो हमको अपने पूरे जो तथाकथित संस्कार हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आलोचनात्मक ढंग के साथ सोचना चाहिए। समाज में जैसे देखते हैं कि दोनों चीज़ें बराबर में देखने को मिल रही हैं आज के टाइम। जैसे सोशल मीडिया पर जो लोगों का क्वेश्चन होता है कि महिला भी पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं पुरुष भी पीड़ित हैं, आपसे मैं आखिरी सवाल करना बराबरी नहीं है। हाँ आखिरी बराबरी नहीं है, महिला ज़्यादा पीड़ित है। नहीं, बराबर तो है ही नहीं कहीं से। महिला ज़्यादा पीड़ित है। मेरा आखिरी सवाल, आप कानपुर से सांसद रही हैं, आपके वहाँ पर पुरुष भी वोटर हैं, महिला भी वोटर हैं, युवा भी वोटर हैं, तो आप महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं। तो जैसे पुरुष पीड़ित होते हैं तो पुरुषों के लिए भी आप जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं? ऐसा मैंने अभी आपसे कहा, सबसे ज़्यादा पीड़ित हमारे समाज में कौन है? दलित हैं। तो मेरे शहर में दलित भी बहुत हैं, मेरे शहर में मजदूर भी बहुत हैं सबसे ज़्यादा, तो मैंने उन मजदूरों की लड़ाई लड़ी। तो मैं इस तरह से नहीं, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली हूँ
किसी के साथ भी अन्याय हो मैं उसके साथ लड़ूंगी। मैंने ऐसे भी केस किए हैं जिसमें जो लड़का था उसके साथ और उसके परिवार के साथ भी अन्याय हो रहा था, मैंने उनका साथ भी दिया, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, मैं ये बात कह रही हूँ। ये हमारे साथ सुभाषनी अली सहगल हैं और इनकी माता जी ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में काम किया। मैडम जी, आपने अपनी लाइफ में किसी को आइडल माना होगा, माँ को, बाप को। आपकी माता ने तो मतलब देश के लिए मतलब गर्व का पल दिया है कि हम फील कर सकें उस चीज़ को। देखिए, ऐसा है कि जब आप एक परिवार में होते हैं तो अपने परिवार के लोगों के बारे में आप कोई बहुत बढ़ चढ़ करके नहीं सोचते हैं। ये तो जब बाद में आपको पता चलता है कि उन्होंने क्या किया, लोगों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब धीरे धीरे उनके लिए आपके दिल में और भी ज़्यादा आदर और वो सम्मान पैदा होता है। तो मैं नहीं कह सकती कि जब मैं पैदा हुई तभी से मेरी माँ मेरी आदर्श थी, ये सब झूठी बातें हैं। वो मेरी माँ एक डॉक्टर थी, वो हम लोगों के लिए समय बिल्कुल नहीं देती थी, वो अपने गरीब मज़दूरों के पीछे ही लगी रहती थी। हम लोग बीमार भी पड़ते थे, वो कहती थी इनको देखने के लिए बहुत डॉक्टर हैं, गरीबों को देखने के लिए मेरे अलावा कोई डॉक्टर नहीं है। तो ऐसी थी मेरी माँ। तो ऐसी माँ को समझना और फिर उनकी सराहना करना ये काफ़ी देर में होता है। ये देर में हुआ, लेकिन निश्चित रूप से बहुत मामलों में मेरे माँ बाप दोनों ही मेरे लिए बहुत आदर्श हैं। मेरे बाप एक पंजाबी परिवार के थे, अपने घर के सबसे बड़े लड़के थे। पूरी तरह से माँ बाप ने उनको बिगाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन इसके बावजूद मेरे बाप महिलावादी थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जनवादी थे, और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को पूरी तरह से हर चीज़ की आज़ादी दी कि तुम लोगों को जो करना है, ये घर हमेशा तुम्हारे लिए है, इसके दरवाजे खुले रहेंगे, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कभी भी घर वापस आना हो तो घर वापस आ जाओ, हम लोग हैं तुम्हारे लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद सुभाषनी अली सहगल, जींद में आज पहुंचे हैं और अखिल भारतीय जनवादी महिला सम्मेलन जो 12वां आज आयोजित किया जा रहा है, जींद के एक निजी होटल में आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा भर की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं पहुंच रही है, और जो महिलाओं के साथ पीड़ित मामले हैं, जब महिला पीड़ित हुई हैं, उनको लेकर अनेक मामलों को लेकर यहाँ पर आज आवाज़ उठाई जाएगी। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।